हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 9 में मैटर एंड आवर सराउंडिंग हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। बट जो बच्चे नए आए हैं चैनल पे, बच्चों जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है या फिर आप कमेंट मैंने नीचे किया हुआ है, पिन कमेंट जो है, जो नीचे पिन किया हुआ कमेंट है उसको जाके चेक करिए। उसमें सबसे नीचे आप जाओगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लिंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर मैटर एंड सराउंडिंग पे आप क्लिक करिए, पार्ट 1 से चीज़ें आ जाएंगी, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ऊपर चैप्टर का भी लिंक दिया होगा, वो भी आप वहाँ से जाके प्रिपेयर कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे पुराने हैं उनको तो पता ही है, आज से हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ। क्या कि जो सॉल्यूशन होता है वो कैसे बनता है। सॉल्यूशन के दो मेन कंपोनेंट हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में दो मेन कंपोनेंट होते थे, क्या क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। याद है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये आपको पता है, ठीक है। अब ये जो सॉल्यूट है आपका, ठीक है, ये वोलाटाइल भी हो सकता है और नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है बताता हूँ मैं आपको। ये जो सॉल्यूट है ये आपका कैसा हो सकता है, ये आपका वोलाटाइल भी हो सकता है और ये नॉन वोलाटाइल भी हो सकता है, ठीक है ना। देखिए वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल को आप इस तरीके से आसानी से समझ सकते हो। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, जो आराम से वेपर बन के निकल जाए, ठीक है, जो ईजिली वेपर जिसका बन जाए, ठीक है, और आपको उसके लिए ऐसा कोई एनर्जी सप्लाई करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, वो जो पेट्रोल आप समझ सकते हो। तो पेट्रोल एक कैसा सब्सटेंस है, पेट्रोल एक वोलाटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। उसको हाथ पे ऐसा रखिए, उसके वेपर बन के अपने आप उड़ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा वोलाटाइल सब्सटेंस है वो, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो नमक होता है, नमक को आप रखते हो उसके वेपर बन के तो नहीं उड़ जाते हैं ना। तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल ईजिली आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो समझिए जरा, जब किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, मतलब सॉरी, जब किसी सॉल्यूशन को हम इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, क्या कि सॉल्वेंट तो आपका चलिए कुछ भी हो, लेकिन सॉल्यूट आपका क्या होना चाहिए, नॉन वोलाटाइल। तो एक एग्जांपल ले लीजिए ऐसे सॉल्यूशन का, एक एग्जांपल लें ऐसे सॉल्यूशन का। तो एग्जांपल अगर हम लें तो वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है। सॉल्ट क्या है यहाँ पर, आपका सॉल्यूट है जिसको आप मिला रहे हो, है ना, किसमें, सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। तो जो सॉल्ट है वो कैसा है, नॉन वोलाटाइल। भाई नमक को आप रखते हैं क्या वेपर बन के उड़ जाता है, ऐसा तो नहीं है ना, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कि वाटर पहले रखा था इसमें अकेला, आपने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। अब बताइए केमिस्ट्री की भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि वाटर प्योर है? नहीं, वाटर क्या हो गया, इम्प्योर हो गया। वाटर क्या हो गया, इम्प्योर हो गया, ठीक है ना। केमिस्ट्री की भाषा में वो इम्प्योर हो गया। इम्प्योर मतलब ये नहीं कि गंदा, ठीक है, मतलब उसमें वाटर के पार्टिकल्स के अलावा कुछ और भी मौजूद है। तो सुनिए, एक बात मैं आपको बताता हूँ, हम दो शब्दों का यूज़ करेंगे, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इन दो फ्रेजेस का हम यूज़ करेंगे। आप कुछ भी बोल सकते हो, दो शब्दों का दो फ्रेज। देखिए, एक हमने बोला क्या, हमने बोला डिप्रेशन, ये मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक शब्द का हमने यूज़ किया है क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और दूसरी बात हम करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए, जब आप वाटर में या कोई भी सॉल्वेंट, मैं वाटर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, जब आप वाटर में अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देंगे, वाटर में अगर आप नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला देंगे तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज कर जाएगा। इसी बात को केमिस्ट्री में कैसे पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं इसको, इफ वी ऐड a non-volatile solute then there will be a elevation in boiling point of water and depression in freezing point of water। अब मुझे आप बताइए, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको याद होगा, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताइए, 100 डिग्री सेल्सियस, सही है। तो प्योर वाटर का
बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इस प्योर वाटर में अगर हम थोड़ा सा सॉल्ट मिला दें, यानी कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही तो आएगा। 101 आ सकता है, 101.5 आ सकता है, 102 आ सकता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गई। अब अगर हम फ्रीजिंग को चेक करें, वाटर अगर हमारा प्योर नहीं रहा, मतलब हमने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट थोड़ा सा मिक्स कर दिया और फिर हम उसको फ्रीज करते हैं, तो हम देखेंगे प्योर वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन जब आपने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट थोड़ा सा मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर। अच्छा, 0 डिग्री सेल्सियस से कम क्या होता है बताओ? माइनस। तो किसी -1 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर पे अब वो फ्रीज होगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इतनी सी बातें अगर आपको समझ में आ गई और हम इसका आंसर देखते हैं एग्जाम में हमको क्या लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है अ सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वाज, मतलब वाटर का एक सैंपल लिया गया। प्योर सैंपल जब लेते हैं तो हम प्योर ही लेते होंगे, ठीक है, सॉरी प्योर लेते होंगे कह रहे हैं, सॉरी वाटर का कहीं से सैंपल हमको मिला है, हमें नहीं पता कि प्योर है कि इम्प्योर है। कह रहा है सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वाज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ये आप क्लास 12 सॉल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? प्रेशर पे भी। भाई बात समझिए ना, बॉइलिंग जब होती है तो क्या होता है, वाटर के पार्टिकल्स गैसियस फेज में आते हैं, लेकिन अगर आप ऊपर से प्रेशर लगा दो और ज़्यादा प्रेशर बढ़ा दो, भाई वैसे तो आपको पता है कि हम लोग अभी ऐसे कॉमनली रह रहे हैं तो कितना प्रेशर लग रहा है, 1 atm, ये आपने पढ़ा होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और हम जब लैब में काम करते हैं तब भी प्रेशर कितना रहता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम बोलते हैं हाँ भाई नॉर्मल प्रेशर है। क्या है ये? नॉर्मल प्रेशर। लेकिन अगर आप कोई मशीन लगा के ऊपर से ज़बरदस्ती मान लीजिए प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। याद रखिए जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो इन्होंने क्या किया, पढ़िए जरा, कह रहा है सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी वाज फाउंड टू बॉयल एट 102 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ ठीक है, मतलब ये लैब में ही काम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर है। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब समझिए लैब में काम कर रहा है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर लगभग कितना होता है, 27 डिग्री सेल्सियस है ना, लगभग 25-27 डिग्री सेल्सियस के आसपास लैब में काम किया जा रहा है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ गया, 102 डिग्री सेल्सियस, ये आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इज द वाटर प्योर? बताइए क्या वाटर प्योर है? ये जो सैंपल है प्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट 102 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब जरूर वाटर में क्या मिलाया गया होगा, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स किया गया होगा वाटर में। अब क्या मिक्स किया गया होगा ये हमें नहीं पता, हमने तो भाई नमक का एग्जाम्पल लिया था NaCl का, क्या मिलाया है ये हमको नहीं पता है, बट वाटर अब प्योर नहीं रहा। ठीक, फिर आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि विल द वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस? क्या ये जो सैंपल है वाटर का जो 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होता है, क्या ये 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होगा? तो जवाब है नहीं, ये इससे नीचे टेम्परेचर पे फ्रीज होगा, इसके बिलो टेम्परेचर पे फ्रीज होगा। बिकॉज दो घटनाएं घटती हैं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाने पर। क्या? पहला क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आ गई? अब एग्जाम में कैसे लिखें, तो ये रहा आंसर, मैं आपको पढ़ देता हूँ एक एक बातें यहाँ की और आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में लिखना है अगर ये क्वेश्चन आता है। क्या? द BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, आपको फुल फॉर्म लिखना है, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जगह नहीं है। कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm। 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो हमको भी पता है, तो हमने ये बात लिख दी कि भाई हमें पता है कि प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितने, 100 डिग्री, सॉरी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, कितने, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक, फिर हमने आगे लिखा कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो वाटर का फ्रीजिंग और प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हमने पहले बता दिया। अब हमने आगे क्या लिखा, हमने लिखा द सैंपल ऑफ वाटर अंडर स्टडी बॉइल्स एट 102 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, या नॉर्मल प्रेशर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमको क्या बोला गया है कि ये जो सैंपल ऑफ वाटर है ये नॉर्मल प्रेशर पे ही, यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कितने डिग्री सेल्सियस पे अभी बॉयल हो रहा है, 102 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, तो अब हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस द सैंपल ऑफ द वाटर इज नॉट प्योर, इट विल नॉट फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, इट विल फ्रीज एट द टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, बात समझे, ये 0 डिग्री सेल्सियस के बिलो मतलब नीचे फ्रीज करेगा। अभी कहानी नहीं खत्म हुई ना, ना ना, आपको रीजन भी लिखना है एग्जाम में। फिर आप पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी बिलो 0 डिग्री सेल्सियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ
नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी इन इट। इसमें क्या प्रेजेंट है? एक नॉन वोलाटाइल इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। कोई डाउट है बताइए? ये कारण है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है? कम, और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो गया? हाई। नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, और इसमें आपके बेसिक्स चेक किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोलता है स्टूडेंट हीट अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, ठीक है। अच्छा एक बार बताइए, एक स्टूडेंट है, उसके पास बीकर है, ठीक है, तो ये जो बीकर है इसमें क्या क्या मौजूद है? अभी क्या क्या प्रेजेंट है बताइए? आइस के कुछ टुकड़े हैं, ठीक है, ये आइस है, और वाटर भी है। वाटर को मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूँ अगर मेरा मार्कर चला तो, ठीक है, ये देखिए, ये आइस है और ये वाटर है, ठीक। देखिए बताएं आपको, आइस और वाटर का जब मिक्सचर है तो बताइए टेम्परेचर सिस्टम का कितना होगा? सिस्टम मतलब इस पूरे की बात कर रहा हूँ मैं, कंटेनर में जो कुछ भी मौजूद है, चाहे वो आइस के टुकड़े हों और चाहे वाटर हो, ठीक है, बताइए इस पूरे सिस्टम का टेम्परेचर कितना होगा इस टाइम? बता सकते हो आप लोग? 0 डिग्री सेल्सियस होगा। इसमें आप थर्मामीटर लगाइए, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और पता है इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं कि आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मीन्स व्हाट? इक्विलिब्रियम मीन्स, आपको अजीब सा लगेगा सुन के, मैंने क्लास में भी बताया है, इक्विलिब्रियम मीन्स कि अगर आइस के 4 पार्टिकल्स वाटर में चेंज हो रहे होंगे तो वाटर के 4 पार्टिकल्स आइस में चेंज हो रहे होंगे, और सिस्टम इस तरीके से इक्विलिब्रियम में रहता है। मान लो कि इस क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, मान लो एक, ठीक है, और इधर से दरवाज़ा खोल दो, इधर से दरवाज़ा खोल दो, 50 हैं, चार्ज जिस टाइम अंदर आता है, चार्ज टाइम बाहर जाता है, तो सिस्टम कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम में। तो वही हाल यहाँ पर भी। अभी तक हम इसको बीकर को हीट नहीं दे रहे हैं, अभी हम हीट नहीं दे रहे हैं अगर, तो जब तक हम इसको हीट नहीं देंगे तब तक इक्विलिब्रियम होता रहता है, सॉरी, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम होने का ये मतलब है कि अगर आइस से क्या बन रहा है? इक्विलिब्रियम का साइन ऐसा होता है, देखो ये आप सब 11th क्लास में पढ़ोगे, ये ऐसे, ठीक। आइस से अगर वाटर बन रहा है तो वाटर से उसी टाइम आइस भी बनता रहता है, नेचर में ऐसा होता है। आइस के अगर 100 पार्टिकल्स जिस टाइम वाटर बन रहे होते हैं उस टाइम वाटर के 100 पार्टिकल्स आइस भी बना रहे होते हैं। इसलिए जितना पानी रहता है उतना ही पानी आपको दिखता है, और जितना आइस रहता है उतना ही आइस भी आपको दिखता है। कोई अगर ये सोचे कि ये स्टैटिक है, डायनेमिक नहीं है, डायनेमिक मतलब इसमें कोई प्रक्रिया नहीं हो रही, कोई क्रिया नहीं हो रही, तो आप गलत सोच रहे हो। ये डायनेमिक है नेचर में। डायनेमिक मतलब आइस से लगातार वाटर बनता रह रहा है और वाटर से भी लगातार आइस बनता रहता है, एक ही समय पे दोनों काम होते हैं। तो एट इंस्टेंट पे अगर 100 पार्टिकल आइस के वाटर में चेंज हो रहा है तो वाटर के 100 पार्टिकल आइस में चेंज हो रहे हैं। तो बाहर से देखने वाले को ऐसा लगता है कि ना तो आइस वाटर में चेंज हो रही है और ना वाटर आइस में, बट ऐसा नहीं है, ये सिस्टम डायनेमिक है। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसी को हम बोलते हैं क्या, कि वाटर और आइस कैसे हैं? इक्विलिब्रियम में। कोई डाउट है? अब हमने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर दिया। इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कैसे करेंगे? टेम्परेचर बढ़ा दीजिए, इसका बर्नर पे रखिए। तो आप एक एक्सटर्नल उस पर फोर्स लगा रहे हो, एक तरीके का फोर्स लगाने का मतलब है आप हीट दे रहे हो। तो अब देखिए हमेशा याद रखिए, जब भी आप टेम्परेचर राइज करोगे, हीट दोगे, इक्विलिब्रियम ब्रेक हो जाएगा, इक्विलिब्रियम से सिस्टम हट जाएगा, ठीक है। अब आपको भी इतना अंदाजा है कि अब आइस से ज़्यादा क्या बनने लगेगा? वाटर। यही बात है कि नहीं है? ठीक है, और वाटर से आइस नहीं बन पाएगा। बात समझ में आई? क्योंकि आप हीट दे रहे हो, हीट दोगे तो आप सॉलिड तो लिक्विड में चेंज होगा, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो देखिए जरा, अब इस बच्चे ने क्या किया, स्टूडेंट्स ने इसको किस पे रख दिया? इस स्टूडेंट ने इसको बर्नर पे रख दिया। यही बात इन्होंने करी है। स्टूडेंट हीट्स अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर, ही मेजर्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट ऑफ द बीकर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि उसने यहाँ थर्मामीटर लगा दिया, ठीक, और वो अपनी कॉपी में रीडिंग नोट कर रहा है। तो जब रीडिंग नोट करेगा तो कैसे करेगा बताओ? ग्राफ उसका कैसे बनेगा? यहाँ टाइम एक्सेस लेगा, यहाँ टाइम मिनट में चलता रहेगा, क्योंकि सेकंड में थोड़ी ना मेजर करोगे भाई, मिनट्स में रीडिंग लोगे। हाफ मिनट के बाद ली, फिर 1 मिनट के बाद ली, फिर 2 मिनट के बाद ली, ऐसे करके आप रीडिंग मान लो 1 मिनट के गैप पे ले रहे हो। तो 1 मिनट पे आप देखोगे टेम्परेचर कितना है, फिर 2 मिनट पे देखोगे टेम्परेचर कितना है, फिर 3 मिनट पे देखोगे टेम्परेचर कितना है, और टेम्परेचर को कहाँ लोगे? वाई एक्सेस पे। तो ये वाई एक्सेस पे आप क्या लोगे? टेम्परेचर लोगे। बात समझ में? ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, क्लास में हमने पढ़ा हुआ है क्या, और नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। देखिए हीट जो होती है वो एक टाइम में एक ही काम कर पाती है। हीट एक टाइम में एक ही वर्क कर सकती है क्या? या तो वो स्टेट चेंज करेगी और या तो वो टेम्परेचर चेंज करेगी। हमेशा याद रखिए, अगर आप किसी भी इक्विलिब्रियम पे जो सिस्टम है उसको अगर आप हीट देके डिस्टर्ब कर रहे हो तो हीट will do only one work at a time. Either it will change the state of the matter or it will change the temperature of the matter. वो एक ही टाइम पे स्टेट और टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकती। तो इस फिनोमेना से, इस फंडे से आपको एक बात समझ में आती है क्या, कि
कि अगर हम इसको हीट देते रहेंगे लगातार, ठीक है, तो सुनिए, आपने इसमें थर्मामीटर लगाया हुआ है, ठीक है, ध्यान से चेक करिए कि थोड़ा टेम्परेचर वाली एक्सेस को देखिएगा, ठीक है, ये टेम्परेचर वाली एक्सेस को थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये है आपका, ये 0 डिग्री सेल्सियस वाला पॉइंट है, और यहाँ सपोज 1 डिग्री सेल्सियस है, 1 तो नहीं, मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ, मान लो ये 10 है या 5 ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये 5 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 20, ऐसा कुछ चला जा रहा है, और करते करते क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, सही है। अब देखिए ब्लू मार्कर से मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ, आपने हीट दिया, ठीक है, कितने मिनट तक, ये 1 मिनट है, ये 2 मिनट है, ये 3, 1 मिनट तक आपने हीट दिया, आप क्या देख रहे हो, टेम्परेचर ही नहीं राइज करता है, क्यों, दी गई हीट कहाँ चली जा रही है, आइस को वाटर में चेंज करने पर। जब तक पूरा आइस वाटर में चेंज हो नहीं जाएगा तब तक टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि अभी दिया गया हीट जो है वो क्या काम कर रहा है, वो फेज को चेंज कर रहा है, स्टेट को चेंज कर रहा है, अभी वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। तो जब तक पूरा स्टेट नहीं चेंज हो जाता है तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। ये बात हमने क्लास में बताई हुई है, अगर आपने वीडियोस देखे, और जो ऑनलाइन व्यूअर्स है बच्चों, जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप इधर उधर से 1 घंटे की वीडियो ना पढ़िए, कोई फायदा नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, नीचे जाइए, मेहनत करिए, 20 से 22 लेक्चर होते हैं हर चैप्टर के, उसको ठीक से आप अटेम्प्ट करिए, तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे, ठीक है। तो हीट एक टाइम में एक ही काम करती है, क्या, कि या तो टेम्परेचर चेंज करेगी या तो स्टेट चेंज करेगी। तो अभी वो क्या करेगी, स्टेट, जब तक पूरा आइस वाटर में चेंज नहीं हो जाएगा तब तक सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो सवाल ये है कि हीट तो 2 काम कर सकती है, कि भाई वो स्टेट भी चेंज कर सकती है और वो टेम्परेचर भी चेंज कर सकती है। तो अभी हीट क्या कर रही है, तो जवाब है कुछ समय के लिए भी हीट क्या चेंज कर रही है, स्टेट चेंज कर रही है। सारा आइस जो सॉलिड के फॉर्म में है वो किस में चला जा रहा है, लिक्विड में। बात समझ में आई कि नहीं। तो ये जो हीट एनर्जी तुम दे रहे हो, ये आइस के जो पार्टिकल्स हैं ना भाई, आइस के जो पार्टिकल्स हैं या आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उसको ब्रेक कर रहा है, तभी तो वो ब्रेक होगा, फिर लिक्विड में चेंज होगा। बात समझ में आई कि नहीं। तो उनकी जो बॉन्डिंग है उसको ब्रेक कर रहा है एक तरीके से, और वो धीरे धीरे लिक्विड में आएंगे। तो ना अब वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता इस टाइम, अभी वो बॉन्ड को ब्रेक करने में लगा हुआ है। जो मॉलिक्यूल आपके आइस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो बॉन्डिंग है, उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स, उसको ब्रेक करने में सारा यूटिलाइज हो जा रहा है। बात समझ में आई। तो अभी वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगा। तो आप जरा रीडिंग लीजिए, कैसे रीडिंग लोगे। देखिए 1 मिनट तक आपने देखा तो टेम्परेचर कितना है, 0। तो 1,0 हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स एक्सिस पे ये 1 और y की वैल्यू कितनी होगी, 0, यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो पहला पॉइंट आपको ये मिला, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, थोड़ा और समय गुजरा, 2 मिनट तक हमने चेक किया, फिर भी हमको 2 पे भी क्या मिला, 0। 2 मिनट हो गए, लेकिन टेम्परेचर थर्मामीटर क्या दिखा रहा है, 0। क्यों दिखा रहा है भाई 0, अभी भी आइस किस में चेंज हो रहा है, वाटर में, ठीक है। तो सारा जो हीट हम दे रहे हैं वो किस में यूटिलाइज हो जा रहा है, स्टेट को चेंज करने में, ठीक है। 3 मिनट हमने देखा, ऐसा हुआ। अब 3 मिनट पे क्या हुआ, 3 मिनट तक तो ग्राफ ऐसा आएगा, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स को मिला दोगे तो ऐसा आ जाएगा एक लाइन, जो कि किसके अलॉन्ग होगा, टाइम एक्सिस के अलॉन्ग होगा। मतलब एक ऐसा ग्राफ आएगा जो किसके अलॉन्ग, अलॉन्ग मतलब लग के होके जाते हुए, किससे लग के होके जाते हुए, टाइम एक्सिस से लग के होके जाते हुए। लेकिन जैसे ही 3 मिनट हुआ, लेट अस अज्यूम कि पूरा आइस किस में चेंज हो गया, वाटर में। अब क्या करेगा हीट, अब क्या करेगा, अब टेम्परेचर राइज करेगा। तो अब अगर आप समय आगे बढ़ाओ और 4 मिनट पे आप देखो तो ये टेम्परेचर आपको 4 मिनट पे सपोज 10 डिग्री सेल्सियस मिल गया, तो ग्राफ अब ऐसे चढ़ना शुरू हुआ, ठीक। और ऐसे ऐसे चढ़ते 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 चढ़ते, मेरे पास तो यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, और लेट मी चेक कि ऐसा ही दिया गया था। और चढ़ते चढ़ते क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चढ़ते चढ़ते पहले तो क्या रहेगा, पहले तो 0 रहेगा थोड़ी देर के लिए, फिर चढ़ते 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 अब स्टॉप फिर से कर जाएगा जब कितना टेम्परेचर आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जब तक पूरा वाटर वेपर में चेंज नहीं हो जाएगा, मतलब गैसियस स्टेट में चेंज नहीं होगा, तब तक टेम्परेचर कितना दिखाएगा, वो 100। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये चीज़ है। तो ग्राफ कुछ ऐसा चलने वाला है, पहले टाइम के अलॉन्ग, फिर टेम्परेचर इंक्रीज और फिर कॉन्स्टेंट। आइए देखते हैं ज़रा। और एक चीज़ और याद दिला दूँ, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद है आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती थी, यूनिट मास के सॉलिड को, यूनिट मास के सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट सप्लाई करना पड़ता था उसी को हम क्या बोलते थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब आप 1 ग्राम मटेरियल ले लीजिए, कोई सॉलिड 1 ग्राम ले लीजिए, और उसको लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना हीट सप्लाई करना पड़ा होगा वही हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दे दूं, आपको याद वाद नहीं करना, मैं बस रिवाइज करा रहा हूं। जैसे कि 1 ग्राम अगर हम आइस ले लें, 1 ग्राम अगर हम क्या ले लें, आइस ले लें, तो 1 ग्राम आइस को, आइस से क्या बनेगा,
1 ग्राम का वाटर बन जाएगा। भाई मास थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, पहले आइस था वाटर हो गया, पहले सॉलिड था लिक्विड हो गया। तो 1 ग्राम मैंने लिया, आप फोकस करिए मैंने 1 यूनिट लिया। 1 यूनिट जो है 1 ग्राम, 1 यूनिट कुछ भी हो सकती है, किलोग्राम ले लो, ग्राम ले लो, तो मैंने ग्राम लिया। तो 1 ग्राम आइस को 1 ग्राम वाटर में चेंज करने के लिए पता है कितनी हीट की जरूरत होती है? 2230 जूल्स। ये सब आपको याद नहीं करना, मैं बता रहा हूँ बस। तो हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ व्हाट इज द latent heat of fusion of ice is 2230 joules per gram। पर ग्राम का मतलब 1 ग्राम को, 1 ग्राम आइस को वाटर में चेंज करने के लिए 2230 जूल्स का जरूरत पड़ता है। कोई डाउट है? ठीक है, तो ये सिंपल। अब आइए ग्राफ पहचानते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ करेक्ट बताता है उसकी रीडिंग को, जब उस बच्चे ने ड्रॉ किया होगा ग्राफ अपनी लैब में, तो कौन सा ग्राफ उसकी रीडिंग्स को सपोर्ट करता है? आइए देखते हैं। हाँ भाई, ये ग्राफ देखिए, ये टाइम है और ये आप देख लीजिए, ये टाइम एक्सेस है और ये क्या है, टेम्परेचर वाली एक्सेस है। ठीक है, तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पे टाइम बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा एक चीज़ और मैंने यहाँ 2 पॉइंट्स दिखाए, उसको देख लो। ये 0 डिग्री सेल्सियस, ये 100, 0 100 0 100 0 100। अब देखिए यहाँ पे टाइम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपको ग्राफ नहीं पढ़ना आता है क्या? देखो ना, टाइम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी तो बढ़ रहा है। ग्राफ पढ़ना नहीं आता है क्या भाई? जैसे आप समझो ना, ये वाले टेम्परेचर पे अगर हमने आपको पूछा, सॉरी ये वाले टाइम पे अगर हमने आप, टाइम चल रहा है ना इधर एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में क्या चल रहा है, टेम्परेचर चल रहा है। तो अगर हमने आपको पूछा कि भाई ये वाले टाइम पे मुझे टेम्परेचर बताओ, तो पता क्या करना है आपको एक वर्टिकल लाइन खींचना है इस पे। वर्टिकल मतलब परपेंडिकुलर, और सीधा जाना है जहां ग्राफ पे कट करे, यहां से उठा के वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो। डाल दिया, और किसको पढ़ लो, यहाँ से रीडिंग पढ़ लो। अरे रीडिंग आ रही होगी ना यहाँ पे, टेम्परेचर यहाँ 0 है तो 1 2 3 4 कुछ तो मिल रहा होगा यहाँ। तो इतने टाइम पे इतनी रीडिंग, फिर इतने टाइम पे अगर हम पूछे कितना टेम्परेचर, तो आप यहाँ से जहाँ ग्राफ काट देगा ये वर्टिकल लाइन, ये जो आपने ऐसा खींचा है ग्राफ को जहाँ काट देगा, वहाँ से आप वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, तो फिर आप पढ़ लीजिए रीडिंग। तो आप क्या देख रहे हो, इतने टाइम पे रीडिंग इतनी थी, अब इतने टाइम पे रीडिंग इतनी हो गई, टेम्परेचर की रीडिंग तो क्या कर रही है, बढ़ रही है ना। और एक बात बताओ कि टेम्परेचर क्या बढ़ेगा शुरू में? बताओ नहीं भाई, शुरू में तो टेम्परेचर 0 ही रहेगा। ये तो गया, ये ऑप्शन तो गया। ठीक, बी ऑप्शन में आइए। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी जब टाइम कितना है हमारा 0, रीडिंग पढ़नी आती है आपको, सॉरी ग्राफ पढ़ना आता है, रीडिंग देखिए कैसे। जब टाइम हमारा 0, ये टाइम एक्सेस है ना, इसको देखो, जब टाइम 0 तो टेम्परेचर कितना है, 100 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आइस और वाटर का मिक्सचर था। तो टाइम t=0 पे जब उसने कार्यक्रम अपना स्टार्ट किया था लैब में, उसको गर्म करना शुरू किया था, तो ऐसा थोड़ा ना जैसे बर्नर पर रखा 100 हो गया तुरंत टाइम t=0 पे, नहीं, ये भी गलत है। मिक्सचर का टेम्परेचर थोड़ा ना 100 हो जाएगा, ये भी गया ऑप्शन। ठीक, सी पे आ जाओ, फिर से यही बात, क्या कि जब टाइम 0 है तो टेम्परेचर कितना है सिस्टम का, 100 हो ही नहीं सकता। फिर भी आइए हम थोड़ा सा अगर पढ़ें, तो टाइम जब बढ़ता है तो ध्यान से चेक करो, ये टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहा है। टेम्परेचर शुरू में थोड़ी ना चेंज होगा, वैसे भी ये ऑप्शन चला गया, क्योंकि टाइम t=0 पे आपका जो सिस्टम का जो सिस्टम इक्विलिब्रियम था उसका टेम्परेचर 100 थोड़ी ना है सिस्टम का। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कौन सा टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस गया। नाउ द ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप चेक कर लीजिए, देखिए ग्राफ ऐसे ड्रॉ किया जा रहा है, ये लाइक दिस ऐसे, और ये डॉट डॉट वाली लाइन तो सपोर्ट लाइन है, उसको छोड़ा, ये ग्राफ है, ये ऐसा। ये ग्राफ क्या बता रहा है बताइए, रीडिंग लेनी आती है, लीजिए। टाइम जब 0 है तो टेम्परेचर भी कितना, 0। टाइम 1 मिनट जब हो गया, अभी भी टेम्परेचर कितना है, 0, क्योंकि जैसे ही तुमने 1 मिनट किया, कहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, वाई एक्सिस पे, तो इस पॉइंट से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहीं तो गिरेगा, 0 पे ही तो गिरेगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़े तो यहाँ वाई एक्सिस पे डाला तो फिर से 0 पे आ गए, और यहाँ पे फिर से, मतलब ये वाला वो वाला टाइम है जब सारी आइस किसमें चेंज हो गई है, वाटर में। अब क्या करेगा, अब टेम्परेचर राइज करेगा, मतलब हमने थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाया तो, सॉरी टेम्परेचर कह रहा हूँ, हमने थोड़ा सा टाइम बढ़ाया, इस टाइम पे टेम्परेचर कितना है, ये इतना मिला, 0 से तो क्या है ज़्यादा है। तो आप देख रहे हो, पहले टेम्परेचर कांस्टेंट रहा 0, फिर टेम्परेचर क्या कर रहा है, लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो हम ऑप्शन डी है ये हमारा, हम ऑप्शन डी पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ अब एग्जाम में आंसर कैसे लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे हम, सिंस द आइस एंड वाटर आर इन इक्विलिब्रियम द टेम्परेचर वुड बी 0। ये पहले बताओगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसका टेम्परेचर, आइस और वाटर अगर इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको समझाया अभी, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर सिस्टम का कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये बोलते ही ये ऑप्शन भी चला गया और ये ऑप्शन भी चला गया। अब बचा कौन सा, ये वाला और ये वाला, क्योंकि यहाँ भी टाइम t=0 पे 0 है और फिर टाइम t=0 पे 0। अब देखते हैं इसमें और इसमें डी और ए में से कौन सा चूज करेंगे। तो आगे पढ़िए,
व्हेन वी हीट द मिक्सचर एनर्जी सप्लाईज इज यूटिलाइज, जब हम मिक्सचर को हीट करते हैं तो जो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं इट इज यूटिलाइज इन, अब आगे यहाँ लिखा हुआ है इन मेल्टिंग द आइस एंड टेम्परेचर डज नॉट चेंज। जो आप हीट देते हो वो किस में यूटिलाइज हो जाती है, आइस को मेल्ट करने में, और टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करेगा। कब तक नहीं करेगा, टिल ऑल द आइस मेल्ट, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो जाती। व्हाट इज द रीजन, कारण बताइए, बिकॉज ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब होता है कि 1 ग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत होती है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ाती है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करती है, स्टेट चेंज करती है। बात समझ में आई। ऑन फर्दर हीटिंग, अब जब हम आगे गर्म करेंगे इसको, कब, जब पूरा आइस किस में चेंज हो जाएगा, वाटर में, तो ऑन फर्दर हीटिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर वुड इंक्रीज, देयरफॉर द ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगर अब हम आगे गर्म करेंगे तो अब तो सारा आइस किस में चेंज हो गया, वाटर में। अब क्या चेंज होगा, अब हीट आप सप्लाई तो कर दो, अब हीट क्या काम करेगी बताओ, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगी। बात समझ में आई। तो ये बात है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कर लीजिए नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको कई बार बताया है कि इवेपोरेशन के लिए किसी स्पेशल, ऐसा नहीं कि आप उसको आपको अगर लिक्विड का इवेपोरेशन कराना है तो उठा के आप उसको बर्नर पे रखोगे, कंटेन एक फ्लास्क में लेके बर्नर पे, ऐसा नहीं है। इवेपोरेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ये आपको पता है, ये रूम टेम्परेचर पे ही होता रहता है कॉन्टिन्यूसली, है ना। तो एक बात बताइए, इवेपोरेशन किसको लीड करता है, क्या इफेक्ट आता है इवेपोरेशन से। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए, वो जो नेल पॉलिश हटाने वाला थिनर आता है, आपने देखा होगा, ठीक है, कभी उसको एहसास किया होगा, जब आप उसको फिंगर पे लगाते हो तो फिंगर कैसी हो जाती है, कूल, ठंडी हो जाती है। क्यों हो जाती है ठंडी, उसका नेचर होता है वोलाटाइल। कैसा होता है थिनर का नेचर, वोलाटाइल, मतलब आराम से वेपर बन के उड़ जाएगा, लेकिन फ्री में थोड़ी ना वेपर बन जाएगा, वो हीट लेगा कहीं से, और वो कहाँ से हीट लेता है, आपकी स्किन से ही तो लेता है, ठीक है। तो ये आपकी सपोज फिंगर है, ठीक है, ये नेल, और आपने क्या किया इस पे, ये आपकी फिंगर है, लेट अस अज्यूम, ठीक। तो यहाँ पे आपने जब थिनर लगाया थोड़ा सा, ये देखिए थिनर के पार्टिकल्स हैं, और जब ये वेपर बन के उड़ेगा, ठीक है, तो ये हीट कहाँ से लेता है, आपकी स्किन से हीट लेगा। अब सुनो, जब आपकी स्किन से हीट लिया या आपके स्किन के आसपास के रीजन से इसने हीट लिया, देखो यहाँ से आपकी स्किन से लिया, आसपास के रीजन से जब इसने हीट ले लिया, तो वो रीजन कैसा हो जाएगा, सोचो, वो रीजन कोल्ड हो जाएगा। कोल्ड का मतलब एकदम बर्फ जैसा तो नहीं हो जाएगा, पर फिर भी कूल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये तो इवेपोरेट हो गए पार्टिकल्स, करेक्ट। और इसको इवेपोरेट कराने के लिए आपको कोई स्पेशल टेम्परेचर की जरूरत नहीं, ये रूम टेम्परेचर पे ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थिनर के पार्टिकल तो इवेपोरेट हो गए, और जो इतनी सी जगह है, ध्यान से चेक करिए, यहाँ का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, थोड़ी देर के लिए टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, तो ये जो रीजन है ये आपका कैसा हो जाएगा, कूल। क्या हमेशा कूल रहता है, नहीं, थोड़ी देर के बाद आप क्या देखते हो कि वापस नॉर्मल हो गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है, आसपास जो एयर के पार्टिकल्स हैं, उनका टेम्परेचर क्या है, हाई है, और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। तो धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद हीट ये हाई टेम्परेचर से वापस ये लो टेम्परेचर वाले रीजन में फ्लो करने लगती है, और आपका हाथ नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है। क्योंकि जब यहाँ वाली हीट और जब यहाँ वाला टेम्परेचर और यहाँ वाला टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा तो हीट फ्लो करना बंद हो जाएगी। हीट तभी तक फ्लो करती है जब तक टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे क्रिएट हुआ, देखा आपने, जो आपके स्प्रिट के जो पार्टिकल्स थे वो वेपर बन के उड़ गए, और उसने हीट कहाँ से ली, आपकी स्किन से ली, और आपकी स्किन के आसपास के रीजन से ली, और वो तो उड़ गया, वोलेटाइल नेचर का था, इवेपोरेट होके उड़ गया, और आसपास उसने क्या कर दिया, कूल कर दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो जो कूलनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि बाहर से हीट आ जाती है उसके और आसपास से, क्योंकि हीट विल फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। लोअर कहाँ है, आपके स्किन के आसपास, और हायर कहाँ है, यहाँ आसपास। बात समझ में। तो ये फिनोमेना है। तो मुझे बताइए क्या हुआ फिर। कहता है कि इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर लीड्स टू अ डैश इफेक्ट। कैसा इफेक्ट कर दिया इसने, कूलिंग इफेक्ट, ठीक है। इवेपोरेशन की वजह से कौन सा इफेक्ट लीड हो, मतलब इवेपोरेशन कौन से इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये किसको लीड करेगा, कौन से इफेक्ट को पैदा करेगा, या कौन से इफेक्ट को ये बताता है, ये कूलिंग क्यों होती है इस बात को एक्सप्लेन करता है, ठीक है, कूलिंग, ठीक है। उसके बाद हम लेते हैं पार्ट बी। पार्ट बी पढ़िए। कह रहा है कि एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस आर डैश देन दोज विच एग्जिस्ट इन द गैशियस स्टेट। ये तो बहुत ईजी है, हाँ पढ़िए। कह रहा है एट रूम टेम्परेचर द फोर्सेज ऑफ
अट्रैक्शन बिटवीन व्हाट, बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है बताइए? हाँ, ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पर हम स्ट्रॉन्गर लिखें कि स्ट्रॉन्गेस्ट लिखें, बताइए क्या लिखें? स्ट्रॉन्गेस्ट लिखें। क्यों स्ट्रॉन्गर लिखेंगे? क्यों? क्योंकि देखिए दो ही चीज़ों में तो कंपैरिजन हो रहा है। किसमें किसमें? सॉलिड में और गैशियस में। कोई डाउट है? तो जब आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में है कि दो चीज़ों में कंपैरिजन होता है तो हम सेकेंड डिग्री का यूज़ करते हैं, तो स्ट्रॉन्गर शब्द का हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो आपको पता है एट रूम टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस आर व्हाट? स्ट्रॉन्गर देन व्हाट? देन दोज व्हिच एक्सिस्ट इन द गैसेस स्टेट। बात समझ में आ गई? मतलब आप इस क्वेश्चन को अगर नहीं फील कर पाए हो तो आप इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई ये आइस है। आप प्लीज़ ये बात समझिए कि वो एक ही सब्सटेंस की बात कर रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे आइस रखी हुई है और यहाँ पर वाटर वेपर है, मान लो ये क्या है? वाटर वेपर। ये अब बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा? ये भी वाटर है। वाटर का मतलब समझ लो, इसमें भी H2 है, इसमें भी H2, बस फेज क्या है? अलग अलग। इसके पार्टिकल दूर दूर है, H2 का मतलब वाटर, ठीक है। और इसमें पार्टिकल कैसे हैं? पास पास। स्ट्रॉन्गर कहाँ है? सॉलिड में, इसलिए हमने स्ट्रॉन्गर लिखा रादर देन इट्स गैशियस स्टेट। तो बहुत इजी है, आपको समझ में आ गया होगा। फिर सी लेते हैं। कह रहा है कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट, हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर इन द डैश स्टेट। देखिए एक बात बताएं, सुनो। पार्टिकल्स का बिल्कुल भी ऑर्डर्ड पार्टिकल्स बिल्कुल भी ऑर्डर्ड कहाँ नहीं होते हैं? गैशियस स्टेट में। इधर उधर रैंडमली वो मूव करते रहते हैं, आपको पता है। यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं गैशियस स्टेट में, ठीक है। तो एक बात तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, जो इन्होंने यहाँ पे पूछा है कि हाउएवर देयर इज नो ऑर्डर्ड इन व्हाट? गैशियस मुझे फिल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं क्या फिल करूँ कि द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन द डैश स्टेट। यहाँ मैं क्या फिल करूँ? सॉलिड फिल करूँ कि लिक्विड फिल करूँ? लिक्विड फिल करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि सॉलिड में तो अरेंजमेंट होता है यार, ठीक ठाक बढ़िया अरेंजमेंट होता है। और इन्होंने कौन सा शब्द का यूज़ किया? द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज लेस ऑर्डर्ड इन द लिक्विड स्टेट। मतलब सबसे अच्छे ऑर्डर्ड कहाँ होते हैं? सॉलिड में। उससे लेस ऑर्डर्ड लिक्विड में, और बिल्कुल भी ऑर्डर्ड नहीं होते हैं, यानी कि नो ऑर्डर्ड इन गैशियस स्टेट। तो ये हो गया आपका, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 डी पार्ट देखिए। डैश इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू वेपर। सॉलिड से जब वेपर डायरेक्ट जाता है विदाउट गोइंग थ्रू लिक्विड, तो हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो एक तरीके से तो ये सब्लिमेशन की डेफिनेशन ही लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली सभी बच्चों को पता होगा, यहाँ हमने क्या लिख दिया? सब्लिमेशन। अब आप पढ़ लीजिए, यहाँ हमने फिल किया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज द चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली टू द वेपर स्टेट विदाउट गोइंग द डैश स्टेट, लिक्विड स्टेट। बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए वो किस में चेंज हो जाता है? सॉलिड से सीधे गैस में, ठीक। अब ई कह रहा है कि द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू द गैशियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड। सुनो, देखिए पता है, हमने आपको कई बार बताया है कि बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या होता है? डिफरेंस होता है। इवेपोरेशन क्या होता है? कॉन्टिन्यूस फिनोमेना, कभी भी होता रहता है, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पे बाउल में वाटर रखा हुआ है अभी रूम टेम्परेचर पे, क्या इसमें इवेपोरेशन नहीं हो रहा होगा? बताओ। हाँ, इवेपोरेशन कराने के लिए आपको ले आके क्या बर्नर पे रखना पड़ेगा? ऐसा तो नहीं है। तो इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर इवेपोरेशन हमेशा होता रहता है तो ये बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे होता है कि हाई? लो, नहीं समझे भाई। वाटर है, प्योर वाटर है, वो बॉइल कब करेगा बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब तो आपको बर्नर पे रखना पड़ेगा। लेकिन जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाता है, ठीक है, तब तक इसके पार्टिकल्स अगर वेपर में चेंज होते रहते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं समझ में आई बात, ठीक है। तो इवेपोरेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो बॉइलिंग पॉइंट के नीचे होता है। तो आप फर्क समझिए, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे ये बॉईल करने लगता है। बॉईल करने का मतलब है, मैं ज़्यादा इसमें आपको बातें नहीं बताऊंगा, एक्चुअल में इसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पे बॉईल करता है, उसको छोड़ो। उस टेम्परेचर के नीचे भी लगातार इसके जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं वो लगातार किस में चेंज होते रहते हैं?
वेपर में चेंज होते रहते हैं, यानी कि गैसियस फेज में चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट वाले टेम्परेचर से नीचे यानी कि 99 डिग्री सेल्सियस तक भी, 99.99 डिग्री सेल्सियस तक भी हम ये नहीं बोलेंगे कि बॉइल कर रहा है, हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेट कर रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा प्योर वाटर का, तब हम बोलेंगे क्या कर रहा है, बॉइल कर रहा है। प्योर वाटर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। तो कह रहा है कि द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट, ठीक है, जब चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट किस में हो जाए, गैसियस स्टेट में, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड आप लो, मैंने वाटर से मैं यहाँ समझा रहा हूँ, तो उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पे अगर लिक्विड किस में चेंज हो रहा हो, अगर लिक्विड किस में चेंज हो रहा हो, गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। तो इट्स कॉल्ड व्हाट, इवेपोरेशन। कोई डाउट है? तो ये हो गया आपका क्या, इवेपोरेशन। ओके, ये हो गया, हमने क्लास में भी पढ़ाया स्टूडेंट्स। अगर आपको क्लियर नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, जाइए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक पिन किया हुआ है, पहले आप चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़िए, बिकॉज एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, और यहाँ पे देखिए एंड स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 14 और पूरी प्लेलिस्ट भी आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।